वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वह है महाविद्यालयों में होने वाले फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम। इन पे जिन भी स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अपना परियोजना कार्य तैयार करना है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी को विद्यार्थियों को एक विशेष रूप से यह सलाह दूंगा कि वो इस चीज का निर्धारण कर लें कि उनका फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है या कम्युनिटी इंगेजमेंट है या सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम। ये चीजें वो निर्धारित कर लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले भाग में। जो नवीन शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत जो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र हैं, चाहे वो बीबीए के हों या बीए के हों या फिर बीएससी के हों या फिर बीकॉम के हों या बीसीए के हों या बीजे के, मतलब स्नातक स्तर पर समस्त जो भी पाठ्यक्रम संचालित हैं उनके सभी विद्यार्थियों के लिए है। 4 क्रेडिट का यह परियोजना कार्य आपका निश्चित तौर पर एक अनिवार्य क्रियाकलाप के रूप में उच्च शिक्षा विभाग ने इसे निर्धारित किया है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इस वीडियो में आप क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। तो परियोजना कार्य की जो भी जानकारी है उसका आपको प्रारूप का पूरा मतलब ज्ञान होगा। साथ ही फील्ड प्रोजेक्ट कैसे करना है इसकी भी आपको जानकारी मिल पाएगी। इंटर्नशिप कैसे करना है, अप्रेंटिसशिप कैसे करना है या फिर सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम या कम्युनिटी इंगेजमेंट को आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इनका इंट्रोडक्शन या परिचय पर देखते हैं। जो हमारा परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क है, नवीन अकादमिक सत्र या अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है। परियोजना कार्य आधारित शिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व अथवा समूह में रहकर अनुसंधान गतिविधियों का संयोजन है, जिसमें विद्यार्थी फील्ड स्टडी के माध्यम से न सिर्फ अनुसंधान सीखता बल्कि समूह में एक साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करना भी सीखता है। महाविद्यालय के बाहर फील्ड स्टडी, केस स्टडी के अनुभव से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य होते हैं। परियोजना कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुसंधान गतिविधियों के अलावा स्वप्रबंधन, लोकतांत्रिक में निर्माण, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है। विद्यार्थियों, हम बात करेंगे कि आप जो 5 प्रमुख चरण हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए, उनमें से सबसे पहला जो चरण है वो ये है कि गतिविधि के प्रथम चरण में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षक पर्यवेक्षक की सहायता से प्रोजेक्ट या अन्य गतिविधियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए लोगों से चर्चा करेंगे। लोगों से चर्चा कर लें या कोई साहित्य मतलब लिटरेचर देख ले या फिर इंटरनेट आदि की सहायता से अपना विषय का चुनाव करेंगे। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपना पहले जो टॉपिक निर्धारित करना है, ये टॉपिक निर्धारण का कार्य पूरा करना है। इसके बाद अगर विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षुता या शिक्षुता का विकल्प चुना है, तो उसे किसी मान्यता प्राप्त फर्म संस्थान से यह गतिविधि पूर्ण करनी होगी। विद्यार्थी ने यदि परियोजना कार्य का चयन किया है तो उसे महाविद्यालय के ही शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना कार्य करना। चलिए हम बात करते हैं चौथे स्टेप की। ऐसे विद्यार्थी जिनको सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम के गतिविधि में अध्ययन करना है, तो वे किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय संस्था या पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था, गैर शासकीय संगठन जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर या व्यक्तिशः सेवा का अध्ययन उन्हें करना होगा। जो लास्ट स्टेप है हमारा, मतलब जो अगला चरण है अंतिम, उसको हम विशेष तौर से थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे किसी भी गतिविधि के अंदर, मतलब जो हमने ऊपर की चारों गतिविधियां बताई, चाहे फील्ड प्रोजेक्ट हो, अप्रेंटिस हो, इंटर्नशिप हो या कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम हो, इन सभी में किसी भी गतिविधि के अंतर्गत कार्य करने की स्थिति में विद्यार्थी को शिक्षक पर्यवेक्षक से सतत संपर्क में रहकर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा वर्किंग नोटबुक, डायरी का संधारण किया जाना भी अनिवार्य है। अध्ययन के समय जो भी सर्वे या डाटा, प्रोजेक्ट,
मार्गदर्शन, जो भी आपके मार्गदर्शक हैं उनसे जो आपने चर्चा किया, जो भी नोट्स बनाए उनको उसमें आप कंसीडर करें, लिखें, और इसके बाद जो आपके शिक्षक पर्यवेक्षक हैं उनको समय समय पर दिखा के उस पर हस्ताक्षर कराते रहें, अपना नोट्स या वर्किंग नोटबुक एक प्रकार की तैयार करते रहें। इसमें एक चरण यह भी आता है कि जो आपको अनुमति लेनी है, अनुमति लेने की प्रक्रिया क्या है। अगर इन चारों में से जो 4 चीजें थी, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट या फील्ड प्रोजेक्ट, इनमें से अगर किसी में मतलब आपको बाह्य संस्था में जाने की जरूरत पड़े, जैसे 2 चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनमें आपको बाहर की संस्थाओं से ही कार्य करना होगा। तो यहाँ जाने के लिए आपको अपने महाविद्यालय के प्राचार्य और जो कौशल विकास डेस्क होगा महाविद्यालय का, वहाँ के नोडल अधिकारी से बात करके इसके लिए आपको दस्तावेज जारी कराने होंगे, और इसके लिए प्राचार्य की सहमति अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे फील्ड प्रोजेक्ट की, जो महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ही कराया जाएगा। अगर जरूरत समझी जाती है महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा, तो निश्चित तौर पर प्राचार्य से अनुमति लेके बाह्य के मतलब जो भी संस्थाएं होंगी जहां से आपको डाटा मिल सकता है उस प्रोजेक्ट, फील्ड प्रोजेक्ट से संबंधित, तो आपको अनुमति प्रदान करेंगे। यानी फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, विद्यार्थी ने यदि फील्ड प्रोजेक्ट का चयन किया है तो निश्चित तौर पर उसे अपने महाविद्यालय के ही विषय शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। इसके बाद आता है परियोजना कार्य हेतु विषय का चयन। सबसे महत्वपूर्ण होता है जब भी आप कोई भी परियोजना कार्य प्रारंभ कर रहे हो, चाहे वो फील्ड प्रोजेक्ट हो या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट हो या फिर इंटर्नशिप हो या अप्रेंटिसशिप, इसके लिए आपका जो टाइटल है या जो आपका टॉपिक है वो निर्धारित होना चाहिए या सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो जो परियोजना कार्य का विषय का चयन होगा, उसके मतलब टॉपिक के चयन के लिए आप अपने विषय में रुचि के को आधार मानकर, जिस विषय में आपकी रुचि है उसके आधार पर भी अपने विषय शिक्षक से मिलकर अपना टॉपिक ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सामान्यतः निर्देश में भी है उच्च शिक्षा विभाग के, कि विद्यार्थी को सबसे पहली प्राथमिकता अपने मेजर विषय पर देना चाहिए, फिर माइनर विषय पर, फिर ओपन इलेक्टिव पर। अगर XYZ इन तीनों में ही उसकी रुचि नहीं है, किसी अन्य में वो परियोजना कार्य या फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसे प्राचार्य और नोडल अधिकारी से अनुमति के उपरांत वह जो है तो किसी बाह्य संस्था से भी कर सकता है। बस उसकी उपयोगिता और जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं वो महाविद्यालय के प्राचार्य और नोडल अधिकारी को परिलक्षित होने चाहिए। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि जो परियोजना कार्य के विषय का व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व भी होना चाहिए, तथा यह एक शोध विषय के रूप में अनुसंधान को प्रेरित करने वाला हो। शिक्षक यह सुनिश्चित करके ही आपको टॉपिक लगभग निर्धारित करते हैं कि जिसमें लर्निंग आउटकम्स जो भी मिलने वाला है वो डिफाइन हो, और साथ ही जो आपके कौशल मतलब जो आपके अंदर व्यक्तिगत इंटरनल क्वालिटी को डेवलप करे और उसको अपन मापन कर सकें। तो ऐसे विषय वस्तु का हमें चयन करना है। इसके बाद बात आती है कि जो परियोजना कार्य को महाविद्यालय के उपलब्ध संसाधन, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल सामग्री तथा महाविद्यालय के बाहर फील्ड वर्क, केस स्टडी अथवा अन्य संस्थान का शैक्षणिक भ्रमण आदि के आधार पर भी पूर्ण किया जाना चाहिए। अब इसके बाद आता है परियोजना कार्य हेतु कुछ निर्देश हैं, उनको भी आप जानें कि आपको जो परियोजना कार्य करने उनके लिए क्या विशेष निर्देश हैं। तो पहला है, समूह बनाकर परियोजना कार्य सामान्य रूप से विषय संबंधित विद्यार्थियों के उन्हें आवंटित होने चाहिए या विद्यार्थियों को इस प्रकार से अपने विषय वस्तु प्राप्त करने चाहिए। समूह में विद्यार्थियों की संख्या परियोजना कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप रखी जा सकती है। समूह में विद्यार्थियों की न्यूनतम 4 और अधिकतम 6 हो सकती है अगर समूह में कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी इंडिविजुअल कर रहा है तो अपना व्यक्तिगत टॉपिक लेके एक इंडिविजुअल रिपोर्ट तैयार कर सकता है, निश्चित तौर पर परियोजना कार्य अपना बना सकता है। इसके बाद बात आती है, जो विद्यार्थी समूह है उसको फील्ड वर्क पर आधारित परियोजना कार्य में विद्यार्थियों को न्यूनतम 7 पूर्ण दिवस अथवा अधिकतम 15 अंश दिवस, पार्ट टाइम डेज जो होते हैं, है ना, वो पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि वह मान्यता प्राप्त संस्था से यह कार्य करता है तो उसे निश्चित तौर पर संस्था का प्रमाण पत्र अथवा फील्ड वर्क
से संबंधित साक्ष्य फोटो के रूप में रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी परियोजना कार्य आप फाइनल बनाएंगे वो आपकी हस्तलिखित होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि A4 साइज में और वन साइडेड, मतलब एक तरफ ही आप लोग लिखें और 5000 शब्दों में उसको बनाने की कोशिश करें। इसके बाद बात आती है अगले स्टेप में, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करेंगे उसमें आवश्यकता अनुसार आप चाहे तो चार्ट, ग्राफ, फोटो आदि का प्रयोग कर सकते हैं। परियोजना कार्य में समूह में शामिल सभी विद्यार्थियों की जो भूमिका होगी और जो उनका उत्तरदायित्व होगा, इसका उल्लेख परियोजना प्रविधि में किया जाना अनिवार्य होगा। परियोजना प्रविधि मतलब जब आप अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे उस समय पर आपका जो भी आपके निर्देशक होंगे या जो भी आपके गाइड होंगे वो एक प्रकार का आपका परियोजना प्रविधि बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। संबंधित शिक्षक से यह सुनिश्चित करेंगे आप कि प्रत्येक 15 दिवस पर विद्यार्थी समूह की बैठक आयोजित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी समूह द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करेंगे। ये शिक्षकों के लिए एक विशेष निर्देश है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, परियोजना कार्य किसी भी रूप में नकल पर आधारित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वविवेक से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परियोजना कार्य को पूर्ण करना होगा। विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ देना होगा कि प्रस्तुत परियोजना कार्य का जो रिपोर्ट है वो उनका मौलिक है। साथ ही परियोजना कार्य दीर्घ अवधि में पूर्ण किया जाना है, परंतु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को चालू शिक्षण सत्र, जैसे मान लीजिए अगर वर्तमान शिक्षण सत्र 22-23 चल रहा है तो 31 दिसंबर 2022 तक आपकी परियोजना कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ विशेष चीजों के बारे में। परियोजना कार्य में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन के द्वारा शिक्षकों में भी अनुसंधान प्रवृत्ति, विषय में अंतर्दृष्टि और समस्याओं को समझने के लिए एवं उनके निराकरण का कौशल विकसित होगा। साथ ही परियोजना कार्य की विशेषता है कि इसमें शामिल सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। अगला है, शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों के साथ अकादमिक संवाद स्थापित करे, विषय से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सोचने एवं प्रश्न करने की प्रवृत्ति विकसित करे तथा उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शोध प्रविधियों का अपनाने के लिए सुझाव दे तथा विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की सतत समीक्षा करेंगे। ये शिक्षकों का दायित्व है। अब हम बात करेंगे, चलिए, सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम के बारे में। ये एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी जिनका सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम है उनको नहीं पता एक्चुअल में हमें इसमें क्या करना है, ये क्या है, तो इन सबसे रिलेटेड हम आपको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले, जो सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम का मतलब है विभिन्न परिवेश, विशिष्ट या समान रुचियों, सामाजिक संरचना वाले व्यक्तियों या समुदायों से जुड़कर किसी सामाजिक सरोकार के लिए कार्य करना। मीन्स सामाजिक गतिविधियों में या सोशल एक्टिविटीज में हैंड्स ऑन करना। फिर अगला है, उच्च शिक्षा संस्थान में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य, मतलब ये जो कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम हो रहा है या जो सोशल एक्टिविटी हो रही है, इसके उद्देश्य क्या है। तो पहला है, समाज एवं शिक्षण संस्थानों के बीच जो एक प्रकार की खाई होती है उसको पाटना, जिससे अध्ययन और अध्यापन साथ ही शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो। अगला जो है वो है उच्च शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच गहरी समझ को बढ़ावा देना। फिर जो है उद्देश्य उसमें आता है समुदायों के समक्ष आने वाली वास्तविक जीवन की समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रयास, सार्वजनिक सेवा और मूल्यों की उत्प्रेरित करना, मूल्यों को उत्प्रेरित करना, स्थानीय समुदायों और उच्च संस्थानों के बीच भागीदारी को सुगम बनाना ताकि छात्र स्थानीय ज्ञान को सीख सकें। सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम में कौन कौन सी गतिविधियां हम कर सकते हैं, जैसे आपने तो अपना टॉपिक डिसाइड जब करेंगे तो वहां पे आपको क्या क्या, मतलब आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, जन जागृत शिविर,
विकलांगता शिविर और स्वच्छता शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी संस्थान, जो भी एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ के आप हैंड्स ऑन करके आप सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम का हिस्सा बन के अपनी परियोजना कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हो सकता है, पेय जल विश्लेषण हो सकता है, ऊर्जा उपयोग और ईंधन दक्षता सर्वेक्षण का संचालन, इन सब माध्यमों से भी आप जुड़ सकते हैं सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम में। जैविक खेती, सिंचाई और उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग और फसलों तथा पौधों की पारंपरिक प्रजातियों को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना। जैसे जैविक खेती है, अगर किसी भी व्यक्ति का वोकेशनल कोर्स जैविक खेती है तो निश्चित तौर पर उसको जैविक खेती पर कोई भी सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम नहीं करना है। जो आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विषय वस्तु है, उससे आपके परियोजना कार्य के विषय वस्तु का मिलान नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों का टॉपिक अलग होना चाहिए। एक इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण कर सकते हैं और वहां पर प्रदान की जाने वाली जो भी सेवाएं, उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ बातचीत कर उनके कार्यों और उनकी चुनौतियों का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारे सामुदायिक जुड़ाव के कार्यक्रम हैं जो आयोजित होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। एक और बता देते हैं, स्थानीय कारीगरों व कामगारों के कौशल का अध्ययन कर उन्नयन और आजीविका गतिविधियों की कार्य योजना को भी आप बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लोगों को मतलब लोगों की समझ बढ़ाना, पर्यावरण के जागरूक समुदाय का निर्माण करना, ग्रामीण स्कूलों, मध्याह्न भोजन केंद्रों का दौरा, संसाधन अंतराल, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचों का अध्ययन, ठीक, सौर ऊर्जा परियोजनाओं स्थलों का फील्ड दौरा विश्लेषण मतलब फील्ड स्टडी। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों की प्रतिभागिता और स्कूल छोड़ने वाले ड्रॉप आउट का साक्षात्कार, या स्थानीय गैर सरकारी संघ जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनके कर्मचारियों के साथ बातचीत करके या उनके एक सर्वे रिपोर्ट बना के भी आप अपना जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति है, संसाधन प्रबंधन है, ग्राम तालाब रख रखाव, मत्स्य समितियों के गठन की प्रक्रिया, बहुत सारे ऐसे अनेकों गतिविधियां हैं जिनका अध्ययन करके आप अपना ये कार्य पूरा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में बहुत सारी विकास योजनाएं चल रही हैं, है ना, उनके तहत सहायता के लिए मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण आयोजित करना, बहुत मतलब सर्वे के काम बहुत से फील्ड या सर्वे के काम आप जो समाज से संबंधित उनको कर सकते हैं। अब सामुदायिक जुड़ाव कार्य को करने के लिए जिनका कम्युनिटी इंगेजमेंट है, उनके लिए कुछ कार्य या दिशा निर्देश हैं। तो सबसे पहला, इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक जो विद्यार्थी होंगे, किसी स्थानीय प्रतिष्ठित स्वयंसेवी मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संगठन के साथ जुड़कर किसी सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जल संरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा का कार्य कर सकेंगे। सामुदायिक जुड़ाव गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी जिस संस्था के साथ जुड़कर शोध कार्य करना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर उनके समस्त प्रारंभिक विवरण जैसे कार्य क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उनके कार्य करने का अनुभव क्या है, उस एनजीओ का पंजीयन है कि नहीं, उनको कोई पुरस्कार मिले, इन सब की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यह आवश्यक होगा कि उक्त संस्था किसी, हाँ एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप एनजीओ से काम करेंगे या किसी सामुदायिक जुड़ाव का कोई भी टॉपिक चुनेंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि वो जो संस्था है किसी धार्मिक, जातिगत अथवा राजनैतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो, किसी संप्रदाय अथवा विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा से अभिप्रेत न हो, किसी वैधानिक स्तर पर चिन्हित व सत्यापित हो। अगली चीज है एनजीओ के, अगर एनजीओ से आप कर रहे हैं तो एनजीओ के जो पंजीयन की जानकारी है वो NGOdarpan.gov.in में मिल जाएगी। आप कोशिश करेंगे कि केवल उन्हीं एनजीओ का चुनाव करेंगे जो NGOdarpan.gov.in में है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा विभाग का एक विशेष निर्देश है। अब इसके बाद आता है सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम और जो उनमें सेवा हेतु जो कार्य के निर्देश, उनमें अपनी रुचि और निर्धारित मापदंडों के आधार पर अपने शिक्षक के साथ आप इन चीजों को बना के प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रस्तावित कार्य व स्वरूप की रूपरेखा व लक्षित प्रतिफल का विवरण भी आपको शिक्षक को अपने प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तावित कार्य संस्था की वैधानिकता और कार्य के अपेक्षित स्वरूप आदि से संतुष्ट होने
पर प्रभारी शिक्षक की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थी को सामुदायिक जुड़ाव गतिविधि के लिए अनुमत कर सकेंगे। सामुदायिक जुड़ाव की गतिविधि में जो शोध अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कार्यारंभ के प्राथमिक चरण में कार्य की प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए C1 प्रारूप बनाया गया है, उसमें आपको देना है। इस कार्य हेतु विद्यार्थी 7 कार्य दिवस पूर्णकालिक अथवा 15 दिवस अंशकालिक रूप में फील्ड वर्क कर सकेंगे। विद्यार्थी जो विस्तृत प्राथमिक प्रस्ताव पर्यवेक्षण शिक्षक को प्रारूप C1 प्रस्तुत करेंगे तथा अंतिम विस्तृत रिपोर्ट व अनुशंसाएं स्वहस्त लिपि में फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रारूप C2 के साथ जमा करेंगे। संबंधित सहयोगी मार्गदर्शक संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षुता और प्रशिक्षुता पर, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप पर। तो प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक और व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए इस मतलब नवीन शिक्षा नीति में या नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता और प्रशिक्षुता को जोड़ा गया है, मतलब इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को जोड़ा गया है। जिन विद्यार्थियों के परियोजना कार्य में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप है वो निश्चित रूप से प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी भी संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन, व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण करता है तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन, व्यक्ति द्वारा उसे आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसके बाद अगली जो बात आती है वो है शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम की सफलता प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन पर ही निर्भर है। इसलिए आप समय समय पर इन चीजों का जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने प्राचार्य और जो आपके गार्जियन टीचर हैं या आपके जो भी मार्गदर्शक हैं उनसे आप बात करते रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ ही इसके पश्चात जो आपका ये शिक्षुता प्रशिक्षुता का टॉपिक है और जो चीजें आप निर्धारित करना चाहते हैं उसके लिए आप अगर मतलब प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही वहां जाएंगे, उसके पूर्व आपको नहीं जाना है। प्राचार्य एवं शिक्षकगण के लिए एक निर्देश है, उसमें प्राचार्य एवं शिक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षुता प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था या व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित स्तरीय वैधानिक तथा शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिए सक्षम है। मतलब ऐसा ना हो कि हम ऐसी संस्था में चले जाएं और अपने अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप का काम पूरा करें जिसको ऐसे कार्य को कराने की अनुमति ही ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पाठ्यक्रम सह गतिविधि की गुणवत्ता के लिए जो संबंधित शिक्षक हैं एवं विद्यार्थी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक शिक्षुता प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए लर्निंग आउटकम्स का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। आप कुछ भी परियोजना कार्य में करें उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्य के उपरांत आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इसके बाद बात आती है कि जब शिक्षुता प्रशिक्षुता आप कार्य करेंगे इसके लिए कुछ विशेष निर्देश हैं। पहला निर्देश ये है कि प्रशिक्षुता शिक्षुता के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कार्य आरंभ के प्राथमिक चरण में कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्य क्षेत्र, संस्था की जानकारी आदि A1 में प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी को 7 पूर्ण दिवस अथवा 15 पार्ट टाइम या अंशकालिक दिवस में जिस भी संस्था या व्यावसायिक संगठन के साथ जुड़कर उसको काम करना है वहां पर जाके जानकारियां प्राप्त करके और अपना कार्य पूरा करना। साथ ही फीडबैक फॉर्म G4 जो है उसको भी अंत में विद्यार्थी को देना पड़ेगा। हम ये चारों फॉर्म के जो प्रारूप हैं G1, G2, G3 और G4 इनको आगे आपको बताएंगे। साथ ही शिक्षुता प्रशिक्षुता पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी महाविद्यालय में उनके द्वारा किए गए शिक्षुता प्रशिक्षुता का कार्य अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप A2 में प्रस्तुत करेंगे तथा जिसमें उनके द्वारा शिक्षुता से प्राप्त ज्ञान व कौशल वृद्धि का भी उल्लेख होगा। अगली चीज है
विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उद्देश्य, पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम, शिक्षुता प्रशिक्षुता की अवधि में ज्ञान व कौशल में अभिवृद्धि तथा भविष्य की योजना आदि का भी उल्लेख करना होगा। साथ ही यह रिपोर्ट हस्तलिखित होनी चाहिए, न्यूनतम 2000 शब्दों में होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार ग्राफ, फोटोग्राफ, चार्ट आदि का समावेश किया जा सकता है। ठीक है, अब अगली चीज आती है संस्था स्तर पर जो कौशल विकास डेस्क होगा, उसका एक आपको हम वो दिखा देते हैं, डायग्राम दिखा देते हैं। महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी अपने विभागीय समन्वयक मतलब हर एक विभाग के जो एचओडीज होंगे वो होंगे। फिर इसके बाद जो भी आपके प्राध्यापक हैं या प्राध्यापक पर्यवेक्षक हैं वो होंगे, और फिर सबसे नीचे विद्यार्थी जो कार्य करने वाले हैं या जिनको ये ट्रेनिंग लेनी है या जिनको ये परियोजना कार्य पूरा करना है वो होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका परियोजना कार्य है। इस परियोजना कार्य को आप 100% हस्तलिखित बनाएंगे, यानी आपके स्वयं के हैंड राइटिंग में होना चाहिए, और अंतिम में इसका आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा। साथ ही ये ध्यान रखना है कि एक समूह में 4 या 6 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। परियोजना कार्य में विषय के चुनाव के लिए प्राथमिकता का जो क्रम है वो इस प्रकार है। आप सबसे पहले अपना जो विषय का चुनाव करें मेजर से करें, फिर माइनर से करें, ओपन इलेक्टिव से करें। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अनुमति उपरांत आप अन्य मतलब कहना चाहिए सब्जेक्ट पे भी अपना परियोजना कार्य पूरा कर सकते हैं या फील्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहली प्रक्रिया है कि निर्दिष्ट बाह्य संस्थान की जानकारी एवं सहमति प्राप्त करने के लिए प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र जीवन संस्था को दिया जाएगा। फिर इसके बाद संस्थान द्वारा G2, यानी जब विद्यार्थी किसी बाह्य संस्था में इन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए जाएगा तो वो अपने यहाँ से एक जीवन, जिस भी संस्था में जाके काम करना है उसके नाम से एक जीवन प्रारूप बनवा के ले जाएगा, और वहां से जिस संस्था में काम करना वहां से G2 लाके अपने महाविद्यालय में जमा करेगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है प्रारूप G3 में। जब ये उसका ट्रेनिंग का काम मतलब चालू हो जाएगा और ट्रेनिंग समापन की ओर होगी तो उस समय पर G3 में महाविद्यालय द्वारा संस्था को विद्यार्थी की सूची सहित औपचारिक अनुरोध प्रेषित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि इस सहयोग के लिए संबंधित बाह्य संस्थान विद्यार्थियों अथवा महाविद्यालय से कोई शिक्षण शुल्क नहीं ले सकेंगे। साथ ही संस्थान को प्रारूप G4 के अनुसार एक प्रतिपुष्टि पत्रक फीडबैक फॉर्म भी संलग्न करके भेजना होगा। यही फीडबैक फॉर्म जो आएगा G4, इसमें विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप ये अपना परियोजना कार्य पूर्ण करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस संस्था के द्वारा कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। विद्यार्थी पहले से ही कंफर्म कर ले संस्था में। अब अगला जो चरण आता है वो आता है परियोजना कार्य के प्रपत्र। तो ध्यान रखिएगा 4 प्रपत्र हैं, G1, G2, G3 और G4। जो हमारा जीवन प्रपत्र होता है वो परियोजना कार्य शुरू करने की सहमति प्राप्त करना। ये किस स्थिति में जीवन भरा जाएगा? जब अगर कोई विद्यार्थी फील्ड प्रोजेक्ट कर रहा हो किसी बाहर की संस्था से, उस स्थिति में अगर परियोजना कार्य उसके द्वारा महाविद्यालय स्तर पर ही संपादित उपलब्ध संसाधनों से ही पूर्ण हो रहे तो उसको जीवन देने की जरूरत नहीं है। या फिर अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम अगर किसी अन्य संस्था से मिलकर वो कर रहा तब भी उसको जीवन मतलब फॉर्म भरना होगा। जीवन प्रारूप के साथ ही उसको आगे बढ़ना है। G2 जो है, G2 जो प्रारूप होता है उसमें जिस संस्था से आप काम करेंगे उसकी समस्त जानकारियां होती हैं, जो जीवन जमा करने के उपरांत आपको संबंधित संस्था से G2 प्राप्त करके पुनः अपने महाविद्यालय में जमा करना है। G3 और G4 जो फॉर्म के प्रारूप हैं, इनका उपयोग उस समय होगा जब आपका परियोजना कार्य पूर्ण होने की स्थिति में होगा या पूर्ण हो जाएगा। अब आपको मूल्यांकन के लिए अपनी परियोजना रिपोर्ट महाविद्यालय में जमा करनी होगी। इस स्थिति में आप पहले अपने महाविद्यालय से एक G3
प्रारूप में अपने संबंधित संस्था के लिए पत्र जारी कराएंगे। यानी परियोजना कार्य उपरांत मूल्यांकन हेतु फीडबैक लेने के लिए एक ये G3 प्रारूप होता है। जब G3 जाएगा तो उसके साथ G4 संलग्न होगा और G4 में वो संबंधित संस्था आपकी ग्रेडिंग करके दे देगी। मतलब यहाँ पे समझना ये है कि G1 महाविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, G2 की मतलब सहमति और G2 में जिस संस्था से आप काम करेंगे उसकी उपलब्धता वगैरह को जांचने के लिए। जब ये दोनों स्थितियों से आप गुजर चुके होंगे और अपना परियोजना कार्य आरंभ कर देंगे, परियोजना कार्य पूर्ण होने के उपरांत आप G3 में महाविद्यालय से पुनः जारी कराएंगे और G4 में उधर से आप फीडबैक लेके आएंगे। चलिए हम जीवन का प्रारूप आपको दिखाते हैं। हमारे पास सैंपल है भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगमा का। इसमें जीवन प्रारूप थोड़ा जूम करते हैं तो इसको आप थोड़ा देख पाएंगे। देखिए इसमें ऊपर कॉलेज का लेटर हेड है। कॉलेज के लेटर हेड में आपको जिस भी संस्था में जाएंगे, जैसे मान लीजिए सब एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, श्री साईं सेवा समिति में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसका सामुदायिक जुड़ाव का, तो प्रति में श्री साईं सेवा संस्थान जहां का उसका पता होगा वो डलवा देंगे। अब इस प्रारूप में सिर्फ इतना ही पत्र में है कि आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म जो महाविद्यालय स्तर से भेजा जा रहा है वो पहुंचाएंगे जिस संस्था से आपको काम करना है उसके लिए। और लिखा क्या गया है ध्यान से देखिए, इसमें आपके संस्थान आबलिक मार्गदर्शन में परियोजना कार्य प्रशिक्षण एवं जानकारी के संबंध में, यह इसका विषय होगा पत्र का। इस पे डिटेल लिखा गया है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विषयांतर्गत प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्य कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्संबंध में आपका संस्थान मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया संलग्न प्रपत्र पर संस्था प्रशिक्षक व्यवसाय के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमत देने का सादर अनुरोध है। अब इसका देखिए अगला भाग नीचे का भाग है, ये हम बात कर रहे हैं G2 में हम पहुंच जाए। ये जो G2 होगा यानी जीवन के साथ ही संलग्न करके जाएगा, इसमें आप जो भी विद्यार्थी होंगे वो क्या जानकारी लेके आएंगे, जिस संस्थान में वो काम कर रहे हैं उसका नाम और पंजीकरण संख्या, संस्थान का जो स्वरूप है वो कैसा है, निजी है कि शासकीय है, अर्धशासकीय है या अन्य, संस्थान के मार्गदर्शक क्षेत्र का नाम जो भी होगा वो लिखेंगे, संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या मतलब कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं वो संख्या यहाँ पे होगी, संस्थान में प्रशिक्षण उपरांत संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार की जो संभावना है वो लिखेंगे और अन्य अगर कोई जानकारी है तो यहाँ पे लिखेंगे। साथ में ये नीचे जो है यहाँ पे जो संस्था का प्रमुख व्यक्ति होगा वो सील और साइन करके ये विद्यार्थियों को उपलब्ध करा देंगे। फिर अगला प्रारूप आता है G3। जब आपका परियोजना कार्य आरंभ हो जाएगा और परियोजना कार्य में चाहे वो फील्ड प्रोजेक्ट हो या फिर आपका इंटर्नशिप हो, अप्रेंटिसशिप हो या फिर सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम हो, अब उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए आपको महाविद्यालय से पुनः एक पत्र जारी कराना है G3 और उसको संबंधित संस्था को देना है G4 के साथ में। यानी G3 G4 एक साथ जाएंगे और G1 G2 एक साथ जाएंगे। G1 जिस संस्था में आप काम करेंगे वो जमा कर लेंगे, G2 में जानकारी भर के देंगे तो आप अपने महाविद्यालय में जमा करेंगे। G3 में G3 और G4 एक साथ जब जाएंगे तो G3 जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो रख लेंगे और G4 में आपका फीडबैक दे देंगे। अब हम बात करते हैं G3 में रहता क्या है। G3 को हमने थोड़ा जूम किया, देखिए जिस संस्था में काम करेंगे उसकी डिटेल रहेगी और विषय में रहेगा आपके संस्थान मार्गदर्शन में परियोजना कार्य प्रशिक्षण एवं जानकारी के संबंध में। साथ ही उसमें लिखा क्या रहेगा, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विषयांतर्गत प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्संबंध में आपका संस्थान मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। कुल मिला के एक प्रकार का अनुरोध पत्र है जो आप अपने जिस संस्था में काम कर रहे हैं अपने महाविद्यालय से ले जाके देंगे। साथ ही उसमें संलग्न क्या रहेगा, G4 प्रारूप रहेगा और उन विद्यार्थियों की सूची रहेगी जो विद्यार्थी उस संस्था से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है G4। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। G4 का थोड़ा हम जूम करके
आपको दिखाते हैं। जब आप ये पूरा काम पूरा कर लेंगे तो जिस संस्था से आप काम पूरा कर रहे हैं वो संस्था आपको एक फीडबैक देगी। इसी फीडबैक के आधार पर 50% अंकों का मूल्यांकन होगा। इसमें क्या-क्या रहेगा G4 में? प्रशिक्षु विद्यार्थी का नाम, जो विद्यार्थी वहां प्रशिक्षण ले रहा था, चाहे वो इंटर्नशिप का हो, अप्रेंटिसशिप का हो या कम्युनिटी एंगेजमेंट का, यहाँ पे उसका नाम आएगा। महाविद्यालय का नाम, जिस महाविद्यालय से आप होंगे, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगमा का, तो ये दिव्यगमा के लिए है। कक्षा संकाय एवं मुख्य विषय, मेजर सब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखना है, सेक्शन एवं अनुक्रमांक, तब तक में आपका अनुक्रमांक और इनरोलमेंट आ जाएगा, उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद जो इसका अगला भाग है वो क्या है? विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति। इसमें ए बी सी में ग्रेडिंग करा के आपको लानी है। ए का मतलब होगा उत्कृष्ट, बी का मतलब होगा अच्छा, सी का मतलब होगा सामान्य। ये एक कायदे से बंद लिफाफे में आपको वहां से लाने हैं। ये जो भी संस्था में जहां आप काम करने जाएंगे वो G4 भर के और एक बंद लिफाफे में देंगे, वो आप अपने महाविद्यालय के नोडल अधिकारी या जो भी प्राचार्य जिसको अधिकृत किए होंगे उस व्यक्ति के पास आपको जमा करना है। इसमें क्या किस किस चीज की फीडबैक आपको मतलब वहां से मिलेंगे? विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति, यानी आप जितने दिन तक वहां पे आपको प्रशिक्षण लेना था उसमें आप कितने दिन उपस्थित, उसके आधार पर ग्रेडिंग मिलेगी। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान, जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिला उसका यहाँ पे ग्रेडिंग होगा। कार्यविधि, विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल व्यवहार का जो ज्ञान है उसका लेवल। कार्य प्रति, विद्यार्थी की जो कार्य के प्रति आपकी जो रुचि रही, यानी विद्यार्थी की रुचि, उसकी मतलब गंभीरता के लिए आपको ग्रेडिंग मिलेगी। फिर इसके बाद कार्य अवधि, विद्यार्थी के जो सीखने का रवैया रहा और व्यवहार यानी एटीट्यूड वगैरह, उसके आधार पर यहाँ पे ग्रेडिंग मिलेगी। सहकर्मियों, अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य, समूह में कार्य करने की क्षमता की ग्रेडिंग, और उसके बाद ओवरऑल कितना है। एक चीज यह ध्यान में जरूर रखना है कि ये सारा जो ग्रेडिंग है ये संस्था का जो वहाँ का प्रमुख व्यक्ति होगा वही करेगा। फिर इसके बाद बात आती है इसमें वहां जिस डेट पे वो आपको फीडबैक देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, अपनी सील मतलब संस्था प्रमुख व्यक्ति का नाम और वहां की पद मुद्रा की सील लगा के, और वो आपको ये G4 दे देंगे। आप अपने महाविद्यालय में लाके इसको सबमिट करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो संपूर्ण जानकारी है ये उच्च शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उसमें जो नवीन निर्देश में जो भी सूचनाएं डाली गई थी उससे लिया गया है। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये तो हुआ प्रारंभिक जानकारी कि किस तरह से आपको कार्यों को पूरा करना है। अब इसका अगला जो हम वीडियो जारी करेंगे, ये अब हमारा वीडियो था पार्ट 1 यानी पार्ट 1। पार्ट 1 के बाद अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा और पार्ट सी आएगा। तो पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे फील्ड प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट क्या कैसे बनानी है। अब पार्ट बी जो होगा उसमें सामुदायिक जुड़ाव की रिपोर्ट को बनाने के बारे में हम बात करेंगे, और जो पार्ट सी होगा वो शिक्षुता और प्रशिक्षुता के कार्य के बारे में हम डिटेल में या विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो के बाद जैसे ही ये हम वीडियो डालेंगे तो निश्चित तौर पर जो जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे, और जैसे ही पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी आता है तो जो विद्यार्थी जिस पार्ट से संबंधित हैं उस वाले वीडियो को देख लेंगे। वीडियो को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, इस वजह से इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जो फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है और जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है वो क्या कैसे करना है समझ आ गया होगा, यानी एक आउटलाइन आपके दिमाग में तैयार हो गई होगी। अब इसके बाद जब भी अगला पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल सारी चीजों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अब हमें आगे का कार्य करना है। थैंक यू सो मच once again।